Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to do History Chapter 1, The French Revolution. इससे पहले मैंने 8 वीडियो किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे 8 वीडियो देखे होंगे और उसे लाइक किए होंगे। ये वीडियो नंबर 9 है। वीडियो नंबर 9 में हम आपको द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के बारे में बताएंगे। ठीक है, आपको पता ही है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789 में हुआ था और 1789 के बाद फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, क्योंकि आपको पता है विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री कैन नॉट बी कैरिड आउट। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने पहले भी 8 क्लास में भी पढ़ा होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ओके, किस चीज का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में हम संविधान कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं बेटा? संविधान कहते हैं, राइट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन भी मैं बता देता हूं आपको। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बेटा? एक ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन आर रिटन। जिसमें क्या है बेटा? सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज रूल्स एंड रेगुलेशन, उस रूल के बेस पर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री इज गवर्न्ड। ओके, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार दोबारा बता देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इन विच all the rules and regulation are written and on the basis of those rules and regulation the administration of a country is governed, right? समझ गए? अब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के बारे में बताऊंगा। जो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में, तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहले दिस कॉन्स्टिट्यूशन एट फर्स्ट गेव एंटायर पावर टू द नेशनल असेंबली। फ्रांस के पार्लियामेंट का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है? फ्रांस की जो पार्लियामेंट है नेशनल असेंबली, उस नेशनल असेंबली को फुल पावर दिया। इसलिए फुल पावर दिया टू मेक ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, अब क्या है? पहले क्या था? रूल्स एंड रेगुलेशन वर मेड बाय द किंग। पहले रूल्स एंड रेगुलेशन किंग के द्वारा बनाए जाते थे, लेकिन अब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा, राइट। तो आगे क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन ने? उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 लिमिट द पावर ऑफ द किंग। किंग की जो पावर है, उस पावर को क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट कर दिया, मतलब सीमित कर दिया, कम कर दिया। ओके, नाउ किंग वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल। अब किंग कैसे होंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, मतलब किंग के ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट होंगे। पहले किंग क्या थे? पहले किंग वॉज अबव देन द रूल्स एंड रेगुलेशन। किंग क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन से परे थे, लेकिन अब क्या है? किंग के ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट होंगे। ठीक है बेटा। एंड नाउ द पावर ऑफ द किंग वॉज टेकन अवे एंड गिवन टू द 3 इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो किंग की पावर है उसको ट्रांसफर कर दिया गया, वापस ले लिया गया, और किसको दिया गया? 3 वर्किंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट को दिया, मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को दिया गया। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave voting rights to all the people, those who were above the age of 25 years old, have property and paying tax to the government. इस कॉन्स्टिट्यूशन ने वोटिंग राइट्स किसको दिया? जितने भी मेल पर्सन हैं जिनकी उम्र 25 ईयर्स से ऊपर है, टैक्स पे करते हैं और उनके पास प्रॉपर्टी है, मतलब फीमेल को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए, राइट। इसके बाद क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ने स्लेवरी सिस्टम को फ्रांस में खत्म कर दिया गया एंड ऑल द स्लेव्स वर फ्रीड। जितने भी स्लेव थे उनको फ्री कर दिया गया एंड दे वर गिवन रेड कैप। उनको क्या दिया गया? रेड कैप दिया गया। रेड कैप मीन्स जस्ट लाइक अ रिजर्वेशन। ओके, द पीपल दोज हु वर वियरिंग रेड कैप, these people were given
job opportunity. Okay, these people were given education opportunity. Okay, so that they can get equal status, okay, and equality in the society. Okay, or the constitution of 1791 declare France a republic and democratic country. इस कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रांस को क्या है, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक डिक्लेयर कर दिया। मतलब अब गवर्नमेंट क्या है, पब्लिक के द्वारा चुनी जाएगी एंड द हेड ऑफ द स्टेट वुड बी इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। समझ गए? तो यह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के बारे में। तो आइए हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, इट डिक्लेयर्ड फ्रांस आ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ने फ्रांस को डिक्लेयर किया, क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डिक्लेयर कर दिया। मतलब किंग भी क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आएंगे, उनके ऊपर भी रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट होगा। पहले क्या थे, वो रूल से परे थे, कोई रूल उनके ऊपर लगता नहीं था, रूल वही बनाते थे और वो रूल सबके लिए होता था, लेकिन किंग के लिए रूल नहीं होता था। लेकिन अब क्या है, किंग भी रूल के अंदर आते हैं। पावर ऑफ द किंग वॉज टेकन, किंग की पावर ले ली गई एंड गिवन टू 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स है, इन ऑर्गन्स को किंग की पावर दे दी गई। और वो 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव पावर टू द नेशनल असेंबली। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है, नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दिया, नेशनल असेंबली को फुल पावर दिया। नेशनल असेंबली मीन्स द पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस। नेशनल असेंबली बेटा क्या थी, फ्रांस की पार्लियामेंट थी, ठीक है। एंड नाउ ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर फ्रांस वुड बी मेड बाय द नेशनल असेंबली। अब क्या है, फ्रांस के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो कौन बनाएगा, अब नेशनल असेंबली बनाएगी। नेक्स्ट है आपका, ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ओल्ड पेइंग टैक्स। जो भी मनुष्य 25 ईयर्स ओल्ड से ऊपर है टैक्स पे करता है और प्रॉपर्टी है उनके पास, हेड प्रॉपर्टी, वॉज गिवन वोटिंग राइट्स। उनको क्या है, वोटिंग राइट्स दिया गया। फीमेल वर नॉट गिवन वोटिंग राइट्स। फीमेल को क्या है बेटा, वोटिंग राइट्स नहीं दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्लेवरी सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड। स्लेवरी सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। ओके, एंड ऑल द स्लेव्स वर फ्रीड। और जितने भी स्लेव थे उन सबको फ्री कर दिया गया, ठीक है। एंड गिवन रेड कैप, उनको क्या है, रेड कैप दिया गया एज ए रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के तौर पर उनको रेड कैप दिया गया ताकि दीज पीपल विल गेट बेनिफिट इन द फील्ड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ओके, फॉर गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द सोसाइटी। और स्लेवरी सिस्टम को फिर दोबारा नेपोलियन ने स्टार्ट कर दिया था। आगे आपका, देयर वॉज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट की। कि फ्रांस में पहले क्या थी, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या है, यहां रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई। तो आई होप आपके समझ में ये टॉपिक आ गया होगा। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, डेमोक्रेटिक राइट्स विच वी गॉट फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है बेटा, डेमोक्रेटिक राइट्स विच वी गॉट फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कौन कौन सी डेमोक्रेटिक राइट्स हमें मिली, राइट। तो आपको पता ही है कि बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन देयर वाज नो राइट्स टू द पीपल। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले हमें कोई अधिकार नहीं थे। फ्रांस में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। ओनली फर्स्ट स्टेट मीन्स क्लर्जी, सेकंड स्टेट मीन्स नोबल्स, दीज पीपल वर गिवन स्पेशल अपॉर्चुनिटी। इन लोगों को क्या है, स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी हुई थी। एंड वर्किंग क्लास पीपल वर टोटली नेग्लेक्टेड। और वर्किंग क्लास पीपल को क्या है, पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया था। दैट इज वाई पीपल ब्रॉट रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। इसलिए लोगों ने क्या है, फ्रांस में रिवॉल्यूशन लाए।
और रिवॉल्यूशन के बाद लोगों को राइट्स मिले, राइट। रिवॉल्यूशन के बाद लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स मिले। कौन कौन से मिले? फर्स्ट पॉइंट है आपका राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी का अधिकार मिला। पहले क्या थे? पीपल वर नॉट इक्वल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नोबल्स एंड क्लर्जी वर गिवन स्पेशल प्रिविलेज, दे वर गेटिंग अवार्ड, गिफ्ट, ऑनर फ्रॉम द किंग ऑन एवरी occasion from time to time, and working class people were not given any opportunity. Working class people life was bad, okay, they were very hardly getting their livelihood, बहुत मुश्किल से वो अपनी जीविका कमाते थे। Even then they had to pay tax to the king, फिर भी उन्हें किंग को क्या है? टैक्स पे करना पड़ता था। और जिनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, क्लर्जी और नोबल्स को, उन्हें किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, राइट। लेकिन अब क्या है? राइट टू इक्वालिटी दिया गया, मतलब ऑल पीपल आर इक्वल, ठीक है। फ्रांस में क्या है? चाहे कोई क्लर्जी है, चाहे कोई अपर क्लास के लोग हैं, चाहे कोई लोअर क्लास के लोग हैं, ऑल आर इक्वल, सभी क्या है? इक्वल है। इंक्लूडिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ वाज एस्टैब्लिश, कि कानून के सामने सब एक समान है। इफ यू आर इनोसेंट यू विल बी फ्री फ्रॉम द कोर्ट, यदि आप इनोसेंट है, कोई गलत काम नहीं किया तो आपको पनिशमेंट नहीं मिल सकती। यदि आपने गलत काम किया है, चाहे आप क्लर्जी हो, चाहे आप नोबल्स हो, ठीक है, चाहे आप किंग हो या आप सर्वेंट हो, यदि आपने कोई अनजस्ट काम किया, अनजस्ट वर्क किया, ओके, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई अपर क्लास का नहीं होगा, कोई लोअर क्लास का नहीं होगा। ऑल वुड बी ट्रीटेड इक्वली, सभी क्या है? इक्वल ट्रीट होंगे, ठीक है। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सबको क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में तो नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब में क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब ये नहीं कि आपके पापा सर्विस करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, आप अपर क्लास के हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, लोअर क्लास के लोगों को गवर्नमेंट जॉब ना मिले, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट जॉब या एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी होनी चाहिए। इंडिया में भी आप देखते हो ओपन कंपटीशन होता है, कोई कास्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ रिटन कंपटीशन, इफ यू हैव टैलेंट देन यू कैन गेट जॉब, चाहे आपकी कास्ट कुछ भी क्यों ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया, मतलब अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया कि आप अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं, लेकिन जो भी आप बोले सही बोले। अब ये नहीं कि किसी के बारे में आज शब्द बोले, उल्टा बोले, किसी को अच्छा ना लगे, ऐसा नहीं, जो भी बोले आप सही बोले, सच बोले, ओके। फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत में मीडिया को भी फ्री कर दिया गया, ठीक है। मीडिया भी क्या है? मीडिया कैन प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन, मीडिया क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, चाहे वह किंग के अगेंस्ट में हो, चाहे वह गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो, ठीक है, गवर्नमेंट की बुराई क्यों ना हो, लेकिन मीडिया जो भी प्रोवाइड करेगी सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है। फ्रीडम टू फॉर्म एनी ऑर्गेनाइजेशन, अब क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हो, कोई अपना ग्रुप बना सकते हो, कोई अपनी पार्टी बना सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती है। नेक्स्ट है आपका राइट टू वोट। राइट टू वोट सबको दिए गए एंड पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस, राइट टू वोटिंग सबको दी गई, ठीक है। और क्या है? गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं आप, ठीक है, और गवर्नमेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें आप रह के पब्लिक के वेलफेयर के लिए रूल बना सकते हो, ठीक है। रूल वुड बी मेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एंड दैट रूल वुड बी मेड बाय मेजॉरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। रूल्स कैसे बनेंगे? मेजॉरिटी से बनेंगे। अब पहले क्या था? रूल सिर्फ किंग के द्वारा बनते थे, ठीक है, किंग
किंग किसी की एडवाइस माने या ना माने यह किंग के ऊपर डिपेंड करता है। किंग वॉज नॉट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ एनीवन। लेकिन अब क्या है, रूल अब क्या है, जो भी लॉ बनते हैं, रूल्स बनते हैं, ठीक है, मेजोरिटी से बनते हैं। नेगोशिएशन होती है, नेगोशिएशन में यदि मेजोरिटी ऑफ पीपल आर एग्री, अगर मेजोरिटी ऑफ पीपल एग्री होते हैं तभी वो रूल बनता है। मेजोरिटी ऑफ पीपल एग्री नहीं होते हैं तो वो रूल नहीं बनता। मतलब ज्यादा लोग उसके सहमत में होने चाहिए। मतलब रूल क्या है, मेजोरिटी से बनते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका प्रोमोशन ऑफ द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी। आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी को प्रमोट किया गया। मतलब वी शुड डेवलप द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। हमें क्या है, ब्रदरहुड की फीलिंग को डेवलप करनी चाहिए, आपसी भाईचारा की फीलिंग डेवलप करनी चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट हैव द फीलिंग ऑफ एनिमिटी। एनिमिटी की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, शत्रुता की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी के प्रति रॉन्ग आइडियाज हमारे मन में नहीं रहना चाहिए। सभी को इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए, राइट। सभी से सही बात करना चाहिए, किसी से फाइटिंग नहीं करनी चाहिए। तो वही चीज है प्रमोशन ऑफ द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी बाय मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। हमें अपने विदेशों के साथ भी अच्छे संबंध बनाना चाहिए। जो भी हमारे नेबरिंग कंट्री है या फॉरेन कंट्रीज हैं उनसे अच्छे संबंध बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इफ आवर रिलेशन वुड बी गुड, यदि हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं देन वी कैन डू ट्रेड एंड कॉमर्स। क्यों? क्योंकि आज का जो युग है ग्लोबलाइजेशन का युग है, ठीक है। आप किसी भी कंट्री में जाके ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते हो। कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में अपनी ब्रांच एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, फॉरेन करेंसी भी मिलती है, हमारी नेशनल इनकम राइज होती है, जीडीपी हमारी इंक्रीज होती है और हमारा लाइफ स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है। तो इसलिए क्या है, हमें फ्रेटर्निटी की फीलिंग को डेवलप करना चाहिए। अपने फॉरेन कंट्रीज से, नेबरिंग कंट्रीज से अच्छे रिलेशन एस्टैब्लिश करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू लाइफ एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू लाइफ दिया गया, जीने का अधिकार दिया गया, ठीक है। जीने के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं वो सब प्रोवाइड की गई, ठीक है। लाइफ को एक अच्छे बेहतर ढंग से बनाने के लिए सारी चीजें प्रोवाइड की गई। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हर एक चीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की। और क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि किसी का शोषण नहीं होगा, किसी के ऊपर जुल्म नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा, ठीक है। तो ये दिया गया। वर्किंग क्लास पीपल से आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। काम करा भी रहे हो तो जो भी वेजेस है, मजदूरी है, वो आपको देनी है। यदि आप मजदूरी नहीं देते हो तो वो आपके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकता है, ठीक है। अब वो कंडीशन नहीं रही कि आप जबरदस्ती किसी से काम करा लो, स्लेवरी सिस्टम नहीं है अब, ठीक है, कि कोई आपका गुलाम है, ठीक है, आप उसके मालिक हो, मास्टर हो और आपके कमांड को, ऑर्डर को वो फॉलो करेगा। अब क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है कि आप किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते, अत्याचार नहीं कर सकते, शोषण नहीं कर सकते, किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। काम कराते भी हो तो आपको उसको सैलरी देनी पड़ेगी। तो समझ गए, राइट टू लाइफ एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाज गिवन टू ऑल पीपल। ओके, दीज आर द डेमोक्रेटिक राइट्स विच वी गॉट फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में सभी लोगों को मिले। तो आई होप ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।